हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिरन राजगुरु। आज तक हम सिर्फ जो है वो गुजराती में सीखते आ रहे हैं, लेकिन अब से हम हिंदी में बात करेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे से सीख पाएँ और गुजराती मीडियम के वीडियोस भी हम लाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं बीकॉम सेम 3 का इनकम टैक्स यानी कि एडवांस टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। उसमें हम यूनिट नंबर 1B यानी कि यूनिट में जो 5 पार्ट हमारे हैं ABCDE, ठीक है, उसमें से सारे थियोरी हैं। एक बी हमारा प्रैक्टिकल आने वाला है जो कि है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन SC यानी कि SSC। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई भी जो है पर्सन यानी कि हमने शख्स की बात की थी इंट्रोडक्शन के वीडियो में। ठीक है, तो वो शख्स जो है वो इंडिया में कौन सा रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो डिज़र्व करता है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा रेसिडेंट। ठीक है, तो रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि रेसिडेंट का मतलब आता है जो कि आता जाता व्यक्ति। ठीक है, यानी कि इंडिया में आता जाता व्यक्ति है और जो इंडिया में रहता नहीं है लेकिन इंडिया में उतना आता जाता है जिससे कि वो इंडिया में टैक्स दे सके। ठीक है, तो आता जाता व्यक्ति मतलब कि रेसिडेंट। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट का मतलब जो ज़्यादातर इंडिया में ही रहता है। ठीक है, जो कि ज़्यादातर इंडिया में रहता है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तीसरे नंबर पे है नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट मतलब कि जो इंडिया में कभी कभार आता है, जो कि इंडिया में नहीं रहता है, उसे हम कहते हैं नॉन रेसिडेंट। ठीक है, आपने NRI सुना होगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, तो वो जो है वो इंडिया में नहीं रहता है लेकिन है इंडियन, उसे हम नॉन रेसिडेंट कहते हैं। उसे इंडिया में जो इनकम है उसमें टैक्स नहीं देना होता है। तो ये हमारे 3 रेसिडेंशियल स्टेटस हैं, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो सबसे पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो हमारे आपके जैसा होता है। According to Section 6 under Section 1 of Income Tax Act, an individual is said to be a resident in India in any previous year if he satisfy any one of the following 2 basic conditions। ठीक है, मतलब कि अगर नीचे दी हुई कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल कर लेता है कोई भी व्यक्ति अकॉर्डिंग टू Section 6 अंडर Section 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो वो जो है वो रेसिडेंट कहलाता है। तो कौन सी 2 है वो? तो इफ़ द इंडिविजुअल हैज़ स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, मतलब कि जो 182 दिन मतलब कि 182 डेज या उससे ज़्यादा वो इंडिया में रहता है जो है वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर क्या है ये तो मैंने आपको समझा दिया है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस ईयर के लिए हम हमारा जो है वो असेसमेंट कर रहे हैं वो ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के लिए जो है वो इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो, या फिर अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है तो हम दूसरी कंडीशन दे सकते हैं कि इफ़ द इंडिविजुअल हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर। ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो प्रीवियस ईयर के लिए 60 डेज या उससे ज़्यादा ड्यूरिंग द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, 60 डेज से ज़्यादा वो इंडिया में रहा हो एंड फॉर 360 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, मतलब कि 365 दिन या उससे ज़्यादा वो इंडिया में रहा हो उससे पहले के प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब कि फॉर एग्जांपल 2023 हमारा प्रीवियस ईयर है तो 22, 21 और 20 के दौरान भी वो 365 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहा हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रेसिडेंट। ठीक है, तो 2 कंडीशन याद रहेगी, 182 डेज या उससे ज़्यादा मतलब कि वो रेसिडेंट है, या फिर 60 दिन प्रीवियस ईयर और उससे पहले के 4 साल में वो 365 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा होना चाहिए। ठीक है, तो उससे वो क्या हो जाएगा रेसिडेंट साबित हो जाएगा, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हो जाएगा रेसिडेंट। अगर यहीं पे हमारा जो पर्सन है वो जॉब कर रहा है जो है वो फॉरेन में यहाँ पे या फिर किसी और देश में, तो इफ़ एन इंडिविजुअल लिव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया,
ठीक है, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ रहा है, द पीरियड ऑफ 60 days और मोर इन बेसिक कंडीशंस बी विल बी एक्सटेंडेड टू 182 days और मोर। मतलब कि जो 60 days की कंडीशन हमने यहाँ पे बी में ली है, वो 60 days की कंडीशन बढ़ के 182 हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि 182 days वो प्रीवियस ईयर के लिए, और उसके पहले के 4 साल के लिए वो 365 days इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है, तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। अब अगर रेसिडेंट की कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई किसी पर्सन के लिए, तो फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि नहीं। तो an individual is said to be resident in India in any previous year if he has satisfied at least one of the, नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसे हम कैंसिल कर देते हैं, satisfy the two basic conditions। ठीक है, तो नीचे की दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ती है। तो सबसे पहली कंडीशन है ही मस्ट बी अ रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years। ठीक है, मतलब कि पहले के एटलीस्ट लास्ट के 10 साल में से कोई भी 2 साल, मतलब कि 365 × 2 हम करेंगे तो उतने दिन जो हैं या 2 साल के लिए वो जो है वो इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है, 10 साल में से 2 साल वो क्या होना चाहिए, प्रीवियस 10 years। ठीक है, मतलब कि पहले के जिस साल में हम उसकी गिनती कर रहे हैं 2023 के लिए अगर हम देख रहे हैं, तो 2023 से 2013 तक जो है वो कम से कम 2 साल के लिए भारत में होना चाहिए, रिलीवेंट प्रीवियस ईयर, प्रिसेंडिंग टू द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब कि 2013 तक वो जो है वो इंडिया में कोई भी 2 साल चलेंगे। ठीक है, वो दो साल के लिए भारत के लिए रेसिडेंट होना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन है, अगर पहली कंडीशन फुलफिल हुई तो हमें दूसरी कंडीशन देखनी पड़ेगी कि हिज टोटल स्टे इन इंडिया मस्ट बी ऑफ 730 days और मोर। ठीक है, अगर पहली कंडीशन फुलफिल हो गई तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उसकी टोटल स्टे इन इंडिया मस्ट बी 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 years इमीडिएटली प्रीसेंडिंग टू द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब कि रिलीवेंट प्रीवियस ईयर से तुरंत बाद के 7 साल के दौरान वो 730 दिन वो क्या होना चाहिए, इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम गौर से देखें, ठीक है, तो अगर हम पहला रूल जो है वो फुलफिल करते हैं तो मोस्ट ऑफ चांसेस हैं, क्योंकि 65 × 2 यानी 730। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि 7 साल में भी वो 730 days पार कर ही जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जो हैं वो रूल फुलफिल होने चाहिए। तो अगर ये दोनों रूल फुलफिल होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, और अगर पहला रेसिडेंट का ही, अगर सबसे पहले हम रेसिडेंट के बारे में देखें तो रेसिडेंट का कोई भी एक जो है वो रूल फुलफिल नहीं हो रहा है, एक भी रूल फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो कहलाएगा नॉन रेसिडेंट। क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट। मतलब कि नॉन रेसिडेंट क्या होता है, एन इंडिविजुअल हु डज नॉट सेटिस्फाई इवन वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर रेसिडेंट इज ट्रीट एज अ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, मतलब कि जो कोई भी पर्सन जो है वो रेसिडेंट की भी एक भी रूल फुलफिल नहीं कर पाता है, उसे हम कहेंगे नॉन रेसिडेंट। ठीक है, चलो, तो रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, इन तीनों के रूल आप बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, बहुत इजी है कि सबसे पहले रेसिडेंट, तो उसके लिए 2 रूल हैं, या तो वो 182 days या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो, या फिर प्रीवियस ईयर के लिए 60 days और उसके पहले के 4 साल के लिए यानी कि 19 के लिए भी। ठीक है, 4 साल के लिए वो क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में वो 365 days इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए 2 हैं। ठीक है, सिचुएशन, सबसे पहले 10 साल में से 2 साल वो भारत में होना चाहिए, और 7 साल में से 730 दिन वो भारत में होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये हो गए हमारे रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के रूल। ठीक है,
तो ये हो जाएंगे हमारे सब इंडिविजुअल मतलब कि हमारे कोई भी आपके मेरे जैसे अलग व्यक्ति या शख्स, ठीक है। चलो उसके बाद है अगर ये जो है वो हमारा और में होगा, मतलब कि ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डीम टू बी रेसिडेंट, ठीक है, फिर भी हमारा रूल है तो हम सीखेंगे। चलो तो इफ़ अ पर्सन डीम टू बी रेसिडेंट, चलो तो डीम टू बी रेसिडेंट का मतलब होता है कि हमने मान लिया है कि वो रेसिडेंट है, ठीक है, हमने क्या है मान लिया है कि वो रेसिडेंट है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे रूल हैं, यानी कि 4 रूल हैं, तो ये चारों रूल उसको है वो फुलफ़िल करने पड़ते हैं। चलो इफ़ अ पर्सन यानी कि कोई भी एक पर्सन इज़ एन इंडियन सिटीज़न और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब इंडियन सिटीज़न और इंडियन ओरिजिन क्या होता है? तो इंडियन सिटीज़न का मतलब है कि जो मूड यानी कि उसका बेस जो है वो इंडिया से जुड़ा हुआ है, यानी कि उसका जन्म जो है वो इंडिया में हुआ है, मतलब कि वो इंडियन सिटीज़न है, ठीक है। और इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि जिसके दादा दादी नाना नानी यानी कि जिसके पूर्वज हमारे इंडिया से जुड़े हों, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंडियन ओरिजिन। मतलब तो ऐसा पर्सन जो कि या तो इंडियन सिटीज़न हो यानी कि उसका जन्म इंडिया में हुआ हो या बड़ा इंडिया में हुआ हो लेकिन रहता बाहर हो, ठीक है, और ऐसा पर्सन कि जिसके दादा दादी नाना नानी इंडिया के हों, ठीक है। दूसरा कंडीशन है हिज टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन इनकम एक्सीड्स ₹15 lakhs, मतलब कि उसकी जो टैक्सेबल इनकम है, फॉरेन इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फॉरेन इनकम की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। फॉरेन इनकम को बात करते हुए अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और कम्स टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और वो प्रीवियस ईयर के लिए इंडिया में आया हुआ हो, ठीक है, इंडिया में विजिट किया हो, इंडिया में आया हो, और हाउएवर इफ़ हिज स्टे इज़ ऑफ 120 days और मोर बट लेस देन 182 days, ठीक है, और वो स्टे किया हो कितने दिन के लिए 120 days लेकिन लेस देन 182 days, 182 दिन से कम 120 दिन से ज़्यादा वो इंडिया में रहा हो, एंड हिज टोटल स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 4 प्रीसेडिंग प्रीवियस ईयर्स इज़ ऑफ 365 days और मोर, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि उसके 4 साल पहले के 4 साल के दौरान 365 दिन, मतलब कि 4 साल मैंने जैसे हमने यहाँ पे कहा था 4 साल पहले, उसी तरह से 4 साल पहले के दौरान 4 साल के पहले का समय है उसमें वो कम से कम 365 days या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा डीम टू बी रेसिडेंट, यानी कि हमने मान लिया है कि वो रेसिडेंट है, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा डीम टू बी रेसिडेंट, जो कि उसके चारों रूल आप एक बार देख लो। यहाँ पे वो इंडियन सिटीज़न है, उसके टोटल टैक्सेबल इनकम 15 लाख है जो कि फॉरेन इनकम नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा वो भारत में आया होना चाहिए, और उसके अलावा वो भारत में 120 दिन से ज़्यादा और 182 दिन से कम भारत में रहा हो, और उसके 4 साल पहले के सालों में यानी कि हमारे प्रीवियस ईयर के प्रीसेंडिंग 4 ईयर्स में वो जो है वो 365 days या उससे ज़्यादा भारत में रहा हो, तो उसे हम कहेंगे डीम टू बी रेसिडेंट, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा इंडिविजुअल के लिए, और अब हो जो है वो इंडिविजुअल के बिना यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर अदर देन इंडिविजुअल के सिवाय जो भी हमारे शख्स यानी कि पर्सन्स हैं। अब उसमें बहुत सारे पर्सन हमने देखे थे लेकिन इसमें हमें 2-3 देखने हैं, ज़्यादातर आपको जो है इंडिविजुअल का ही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन शायद इसके जो है वो थियरी के लिए आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF क्या होता है, मतलब कि जो कि कोई भी एक फैमिली द्वारा चलता हुआ बिजनेस, ठीक है, जिसका मैनेजमेंट कौन करता है, जो कि उसका हेड होता है, ठीक है, हेड होता है वो उसका मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो रेसिडेंट इन प्रीवियस ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज पार्टली और वोनली सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है। रेसिडेंट कब कहेंगे हम उसे, तो जबकि वो जो है उसका
मैनेजमेंट और कंट्रोल कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है। अगर उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया में है तो उसे हम रेसिडेंट कहेंगे। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो कब हो जाएगा? जब पहला रेसिडेंट का तो रूल हमें फुलफ़िल करना ही है, उसके बाद दूसरा अगर उसका कर्ता मतलब मैंने कहा था यहाँ पे हेड, ठीक है, अगर उसका हेड हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया एट लीस्ट 2 of 10 प्रीवियस ईयर्स प्रीसेंडिंग द रिलीवेंट ईयर, ठीक है, 10 साल में से 2 साल वो भारत में रहा हो। और दूसरा है हैज़ बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 years, 7 साल में से 730 दिन वो भारत में रहा हो तो उसे हम जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कह सकते हैं। तो उसमें ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम ये याद रख सकते हैं कि अगर कर्ता हमारा जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का रूल जो है वो फुलफिल करता हो, ठीक है, तो उसे हम जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का दर्जा दे सकते हैं उस HUF को, ठीक है। उसके बाद है नॉन रेसिडेंट तो जो है वो व्हेन इन एनी प्रीवियस ईयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स वोनली सिचुएटेड इन आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब कि जिसका कंट्रोल अफेयर्स जो है एयर मैनेजमेंट है वो आउटसाइड इंडिया यानी कि इंडिया के बाहर हो, उसे हम नॉन रेसिडेंट कह सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा HUF का, ठीक है, जिसमें सबसे पहले रेसिडेंट कौन है? तो रेसिडेंट के लिए उसका मैनेजमेंट और अफेयर इंडिया में होना चाहिए और नॉन रेसिडेंट के लिए मैनेजमेंट और अफेयर इंडिया के बाहर होना चाहिए। और अगर उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना है, कर्ता का दर्जा जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। उसके बाद है कंपनी और फर्म, ठीक है। तो सबसे पहले है फर्म एंड अदर जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। तो पर्सन में हम फर्म और अदर एसोसिएशन सीख लिए थे, क्या है? इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, ठीक है, इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स पार्टली एंड वोनली सिचुएटेड इन इंडिया तो वो रेसिडेंट है, और वोनली सिचुएटेड इन आउटसाइड इंडिया तो ये हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो फर्म के लिए बहुत आसान है कि वो अगर उसका मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में है, ठीक है, तो वो रेसिडेंट का कहलाएगा, और अगर इंडिया में नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। इसी तरह से कंपनी, तो कंपनी में भी यही जो है वो रूल फॉलो होता है कि इफ़ इट इज़ एन इंडियन कंपनी और इफेक्टिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड वोनली इन इंडिया या पार्टली इन इंडिया, ठीक है, तो वो जो है वो हमारा रेसिडेंट कहलाएंगी, ठीक है। और अगर नहीं है तो नॉन रेसिडेंट कहलाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी कंपनी, फर्म, HUF। और सबसे पहले हमारा जो है वो इंडिविजुअल के लिए आपको रूल याद रखने पड़ेंगे। वैसे तो रूल एकदम इजी हैं, ठीक है, फिर भी आप एक बार लिख लेना, ठीक है। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लेना, मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। और जो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कर लेना, जिससे कि आते हुए वीडियोस आपको मिल सकते हैं। थैंक यू।